बात है भाई, नरेंद्र सराफ का नाम आ रहा तो वो एक रसूखदारा इंसान है और वास्तव में समाज सेवी को बहुत अच्छे से काम करने लग रहे हैं आप। ये सुशील जी एक अहम बात है, आपने इसके ऊपर भी देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 मिनट पहले कहा हम किसी पे ऐसे लालसन नहीं लगा सकते। जो जिसको मैं जानता हूँ नरेंद्र सराफ को, वो तो एक हाँ होंगे, मैंने उनके भतीजे की बात कही है जी। अब मेरे को कुछ भी हो जाए, इस फ़ोन को कुछ भी हो जाए तो पुलिस को मैं ये सब चीज़ें दे चुका हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास हैं, शहर में कई लोगों के पास हैं ये। नमस्कार, मैं अजय, और जिस हिसाब से अखबारों की सुर्खियाँ बना हुआ नगर परिषद का मामला, और जिस हिसाब से कल रात को सोशल मीडिया पे घूमी एफआईआर की कॉपियाँ, और उसके अंदर 3-3 चेहरों के 3-3 गणमान्य व्यक्तियों के नाम आ रहे, वो सही भी नहीं और लोकतंत्र के अंदर वो जायज़ भी नहीं, क्योंकि लोकतंत्र उसी का नाम है जो दायरे में काम हो, सबकी हक्का और बिल्कुल पारदर्शिता वाला काम हो, अधिकारी हो चाहे वो कोई नेता हो। लेकिन अब ये 3 लोग अहम कड़ी हैं या फिर ये चैन सिस्टम बना हुआ, तो इसके ऊपर से पर्दा हटा सकते हैं तो सुशील वर्मा जी हटा सकते हैं, क्योंकि एक्टिव भी हैं, मामला संज्ञान में लिया तो आज मीडिया के अंदर भी छाया हुआ और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चर्चा भी बना हुआ कि नगर परिषद के अंदर जो 25-20 लाख के अंडर गारमेंट थे सर, उनका अंडर गारमेंटों के ऊपर बताएं तो अगली कार्रवाई किस तरह होगी और क्या होगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सुशील जी वहाँ पे बात नहीं कर पाए, भीड़ थी, भड़ाका था, शोर शराबा था, ज़्यादा लोगों में घिरे हुए थे, आप भी बिजी थे, मैं भी बिजी था, तो आज विस्तार से बताएं ये खेल कैसे शुरू हुआ और क्या किस तरह से इस खेल को खेला गया। देखो जी, ये आपके सामने भी पुलिस की एफआईआर की कॉपी मैंने आपको शाम को उपलब्ध करवाई थी, आपने पढ़ी भी होगी। तो पहले तो मैं इसी को स्पेसिफिकली बता दूं, भिवानी शहर के जागरूक लोगों की जानकारी के लिए, और उन लोगों की जानकारी के लिए भी जिनका आज भी इन चुनाव प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधियों में भरोसा ताकि कायम रहे। इन घपले और घोटाले सामने आने वालों का नाम उजागर और ये सब चीज़ें आने का मतलब ये नहीं है कि सारा सिस्टम ही ऐसा सड़ा हुआ है, अच्छे लोग भी हैं और उन अच्छे लोगों को अब आगे आना पड़ेगा ताकि जो ये बुरे लोग हैं ये जेल की सलाखों के पीछे जाएं और आगे आने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये किसी प्रकार का इनकी नुमाइंदगी ना हो। 2018 से ये खेल शुरू हुआ सर। अच्छा जी। ये जो पर्टिकुलर जिस एफआईआर की आप बात कर रहे हैं जी। 2018 में एक्सिस बैंक ने जो अपना मेन ब्रांच से छोड़ के लोहारू रोड वाली ब्रांच में एक स्पेशल खाता खोला जाता है। अच्छा। एक्सिस बैंक के जो मैनेजर हैं वो खाता खोलने वालों को, आपने कहा ना कि आप नाम सबको पता है कि खाता खोलने का अधिकार किसका है, बैंक खाता खोलने वालों को महंगे महंगे गिफ्ट दे के आते हैं। अच्छा। उदाहरण के तौर पर एप्पल के लैपटॉप, आईफोन, क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा बजट होता है तो प्राइवेट बैंक वाले लाइजनिंग करके चाहते हैं कि उनके वहाँ पे वो बजट रखा जाए, पैसे रखे जाएं, धनराशि रखी जाए, जिससे बैंक की एक क्रेडिट बढ़ती है कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा रखा हुआ है। तो वो तो खोल लिया। अब उस खाता खोलने के बाद जो इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, या मुझे नहीं पता पहले से ही नज़दीकियाँ होंगी, ये मामला शुरू हुआ कि जो मेन ब्रांच में पैसा है उसको इस वाले खाते में लोहारू रोड वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र कर लिया जाए जी। ट्रांसफ़र भी हो गया। अब वहाँ से खेल शुरू हुआ। नगर परिषद का पैसा आया सरकार से, वो एक्सिस बैंक में लोहारू ब्रांच में जाके इकट्ठा किया। इनके बहुत सारे बैंकों में खाते हैं। पहले तो क्या होता था, कुछ साल पहले तक सारे सरकारी खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होते थे जी। सरकारी बैंकों में होते थे। अब सरकारी बैंकों की अपनी कुछ होती हैं, उनकी डीलिंग लगा लीजिए। जब से प्राइवेट बैंक आए हैं ना फील्ड में, तो उन्होंने बड़ी सुविधाएं दी हैं। घर पे आके खाता खोलना, रोज़ बैलेंस शीट का बैलेंस का हिसाब किताब देना, मैसेज करना, ये करना, और वहाँ जाने के बाद आपके साथ मतलब बैंकों में लाइनों में नहीं लगना पड़ता सुविधाओं के हिसाब से। और कॉरपोरेट स्टाइल में जब ये बैंक काम करते हैं तो फिर सुविधाएं भी देते हैं जी। तो पहले से कुछ और खाते थे, ये खाता स्पेशल खुलवा गया था। अच्छा।
और इस खाते के खुलने के बाद जो चेकबुक वहाँ पे दी गई, अब जिसके पास भी वो चेकबुक थी, पुलिस अपनी एफआईआर में कहते हैं कि वो कैशियर रखता था, लेखाकार के पास थी। हाँ, लेखाकार जो अकाउंटेंट, सॉरी अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट के पास ही नगर परिषद का। नगर परिषद का। अच्छा, नगर परिषद का अकाउंटेंट ऑफिसर। हाँ, कर्मचारी कहे, ऑफिसर कहे उनको। देखिए, वैसे तो अकाउंटेंट को आप कर्मचारी कह लो, ऑफिसर कह लो, कुछ भी कह लो, है तो जिम्मेवार आदमी। तो उसके पास जो चेकबुक थी उसमें से 18 चेक अलग अलग तारीखों में 2018 अप्रैल से कटने शुरू हो गए थे। पहला चेक 4 अप्रैल 2018 को कटा है। 4 अप्रैल 2018 को पहला चेक कटा है। अच्छा। तो वो जो चेक कटते थे ऐसे लोगों के या ऐसी फर्मों के नाम कटते थे जिनसे नगर परिषद को ना तो कोई काम करवाने थे, ना उनसे कोई परचेज करनी थी, और ना ही किसी प्रकार की सर्विस उनसे ली जानी थी। उस फर्म को, उस फर्म से। अच्छा। उस फर्म का काम क्या होता था, नगर परिषद से उसके खाते में पैसे आए, जैसे मान लीजिए 22 लाख आए, उनका होगा 2, 4, 5, 7%। अच्छा। उदाहरण के तौर पर कहा गया होगा कि भाई 1 लाख 2 लाख आपके, बाकी 20 लाख हमें कैश दे दो। अच्छा। वो 20 लाख कैश पहुंच जाता था उन चेक इशू करने वालों के नाम। तो जो फर्म थी वो किस तरह से अपना कैश पूरा करते हुए वो 5-7% का हिस्सेदार तो बन गई वो। हाँ। लेकिन फिर वो इस मामले में किस प्रकार से एक नंबर का काम करती वो? नहीं, वो 1 नंबर का काम नहीं हो पाया ना, तभी तो चीज़ सामने आई, तभी तो एफआईआर दर्ज हुई ना। नगर परिषद को किसी रेडीमेड गारमेंट की दुकान से क्या काम हो सकता है? कपड़े लगते हैं और कुछ कोई काम ही नहीं है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के ड्रेसेस वगैरह का वो आता है फंड्स, वो इस तरीके से नहीं आता कि आप भिवानी किसी भी एक दुकानदार के नाम से काट कर वहाँ से उनको परचेज करके दे दो। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। अगर आपको 1000 रुपये की चीज़ पर खरीदनी होती है तो भी उसके लिए प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आपको स्टेशनरी खरीदनी होती है, 5 रुपये का पेन खरीदना होता है तो भी एक प्रक्रिया का पालन होता है। लेकिन उसके लिए ना कोई टेंडर, ना कोई प्रक्रिया, सीधे चेक काट दिए, बदले में उनसे कैश ले लिया। उनका जो भी कमीशन होगा, या हो सकता है कमीशन लिया ही ना हो, क्योंकि और भी तो काम करवाते थे ना ये उनसे। अब कोई व्यापारी है, उसका अपना प्रतिष्ठान है, शोरूम है, उसको वहाँ पे कोई नक्शा पास करवाना है तो ठीक है जी, बदले में आप ये करवा दो हमारा, मैं आपका यो कर दूंगा। तो 2 करोड़ से ज़्यादा के। सर जी, एक अहम सवाल, जो इसमें जो चेक था, चेकबुक थी, वो किस किस के नाम थी, किस किस के सैन्य था वो चेकबुक में पैसे निकले करते? क्योंकि ये भी एक अहम रोल 5-6 लोगों के आगे से निकलना होता है उस कागज को। जब चेकबुक को, चेक तो बाद में बनता है सबसे लास्ट में। जब प्रॉपर तरीके से किसी को पेमेंट करनी हो ना, मान लीजिए आपने नगर परिषद को 1000 रुपये की स्टेशनरी सप्लाई कर दी। अच्छा। जब आप उसका पेमेंट लेने जाओगे ना, बिल पास करवाने जाओगे, हाँ, जब उसकी चेक लेने जाओगे आपके नाम का, तो 5-6 कर्मचारियों के आगे से आपकी एप्लीकेशन निकलती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि सीधा गए और चेक बन गया। अकाउंटेंट का, अकाउंट ऑफिसर का, जो जिसने भी परचेज करी होगा, वो अगर कोई कमेटी है या इंडिविजुअल है उनका, तब जाके उसके ऊपर साइन होते हैं चेयरमैन के और सेक्रेटरी के। अच्छा, ये अहम रोल है। हाँ, उनके साइनों के बिना तो होता नहीं, लेकिन उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स नीचे लगते हैं उस पर। लेकिन इस वाली प्रक्रिया में ना कोई वो फाइलें घूमी, ना कोई कमेटियाँ बनी कि भाई परचेज कमेटी बनाओ, ये सामान खरीदना है, ये परचेज करना है, इसमें ऐसी ज़रूरत है। ये तो बस सीधे चेक काट दिए। अच्छा। अब चेक बुक जिस पे साइन होते थे चेक के ऊपर, वो दोनों ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं जी, वो तो उसके ऊपर थोप रहे हैं जिसके हाथ में चेक बुक थी। अब अच्छा सुनील जी, पुलिस ये जांच कर रही है। इत्तेफाक से ये वास्तवता में हो सकता है कि उन लोगों को पता ही ना हो, ऊपर से घपला हो रहा हो किसी कर्मचारी का, किसी और अन्य का? संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। बिना देखिए 4 साल से चल रहा है ना, 2018 में चला 6 अप्रैल को, पूरे 2018 में चेक कटते रहे। 18 चेक हैं, 18 तो सामने है, क्या पता कितने होंगे। और ये नवंबर 2019 तक मामला चलता रहा जी। दिसंबर में आके उस खाते को क्लोज कर दिया। अच्छा, 18 से शुरू था। हाँ। और दिसंबर को क्लोज कर दिया। हाँ, 18 महीने तक ये कार्रवाई चली है जी। वहाँ पत्ता भी हिलता था तो पता चलता था, जो वहाँ के करता धरता सर्वा जो भी सत्ताधीश वहाँ थे, 2-2.5 करोड़ रुपए की राशि गबन कर दी, मान लो उस जिसके पास भी चेक था, कैशियर ने या अकाउंटेंट ने, और वो पता ही नहीं चला। ये संभव नहीं है। मैं तो मानता नहीं कि उनकी जानकारी के बिना ऐसा इतनी बड़ी राशि निकल गई होगी। ऑडिट भी हुई है, सामने भी चीज़ें आई हैं। वहाँ पे तो 500 रुपये का शाम को बैठ के हिसाब होता था दारू पीते हुए। चर्चा एक वॉल बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी कहा अपने
बातों में बताया कि हमसे ये इस तरह से हमारा कोई वो वास्ता नहीं हमने किए, ये तो बस वैसे ऊपर तक फर्जीवाड़ा कर अपने बचाव में कोई तो कुछ कहेगा ही। अब मैं मान लीजिए अब आपके इस इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी मेरे मुंह से गलत बात निकल जाए, वो दुनिया देख ले, सामने आ जाए कि ये तो बात गलत बोल दी, फिर बाद में मैं सरेआम ये कहूँ कि ये मैंने नहीं बोला, मेरी जगह कोई क्लोन बैठा था, अजय जी ने कोई और बैठा रखा था, मैं नहीं हूँ, ये जांच करवा लो मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो ये तो एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई। जिस चेकबुक के ऊपर मेरे साइन होते हैं, मैं वहाँ का जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, सेक्रेटरी, ईओ, चेयरमैन, ये सारे जिम्मेवार आदमी हैं, ऐसे तो नहीं कि। और सबसे बड़ी बात, अगर 1 मिनट के लिए कल्पना कर लो आपकी उनको पता नहीं चला, तो फिर वो उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। अगर तो उनकी जानकारी में हुआ है तो वो करप्ट हैं। अगर उनकी जानकारी के बिना 2.5 करोड़ रुपए उनकी चेक से अकाउंट से निकल गए जिसके ऊपर उनके साइन थे, तो फिर वो निष्क्रिय हैं। दोनों ही मामलों में वो उस पद पर बने रहने के लायक नहीं थे। तो अब ये मामला उलझा कुकर, क्योंकि जो आज करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, ये एक ही खेत की तो गाजर मूली है। देखो जी, मामला तो ऐसे नहीं, मैं ये भी कुछ सुनने में आ रहा कि ये भी कयास है। जी, ये तो कयास सच्चे भी हो सकते हैं कि झगड़े तो चोरों के बीच में बंटवारे पे मचते हैं ना, हिस्सा कम ज़्यादा होने पे फिर वो कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि चोर मुँह से रहा भाई, ये सवाल है, वैसे कोई वो केस ना करे, ये सवाल है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अपन तो आप और हम तो बीच में उतने अंदरूनी तौर पर उनको जानते भी नहीं कि क्या रहा होगा, लेकिन चलो फिर भी जिसने भी शिकायत करी और शिकायतकर्ता ने किसी भी वजह से शिकायत करी, मामला सामने आया, मामला सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ अधूरा। हाँ, ये अधूरे मुकदमे हुआ सुशील जी, थोड़ा इस तरह भी समझ डाले। ये चैन सिस्टम तो लंबा लग रहा आपकी बातों से, आपके कामों से, क्योंकि आप तो डीसी साहब के ऑफिस जाके भी गर्म हो गए थे क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया था। मैंने वो उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, लेकिन ये वास्तव था कि आप डीसी के जो कालिंदे थे, वर्कर थे, कर्मचारी थे, आप उनके ऊपर गर्म हो गए थे। ये अच्छी बात, आप लड़ाई सच्ची लड़ने लग रहे हो। लेकिन ये FIR आधी अधूरी क्यों, 3 लोगों के नाम क्यों, और जो चैन सिस्टम तो बहुत लंबा है। नहीं, पहले तो गर्म होने वाली बात बता दूँ। देखो, जब ये बात अखबार में मैंने पढ़ी थी कि ऐसे ऐसे चेकों से राशि निकाली गई है और हुआ था, मुझे तो अचानक पता चला था, उससे पहले मुझे पता नहीं था। तब किसी साथी से पूछा तो उसने बताया कि कई दिनों से एक शिकायत चली हुई थी और उसके ऊपर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। तो मैं तो जो भी मेरे यहाँ पे 10-20 साथी हैं उनको फ़ोन किए, तो सामने आने से लोग हिचकते हैं, लेकिन चलो मैं तो शुक्रगुजार हूँ 20-30 लोगों का जो वहाँ पे आए और आवाज़ उठाई। फिर वहाँ से हम लोग सेक्रेटरीट में आ गए कि चलो डीसी को एक ज्ञापन देते हैं राज्यपाल के नाम से। तो वहाँ पे जो एक वो खड़े कर रखे हैं पुलिस के जो हैं, दिलबाग नाम है शायद उनका, गेट पे उन्होंने कहा कि मैं बुला देता हूँ किसी को आपका ज्ञापन लेने के लिए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को बुला दिया, वो आ गए, उसको दे दिया। तो फिर जो साथी थे किसी ने कहा कि भाई एक बार अगर ये ज्ञापन डीसी को देना चाहें हम, तो ताकि कुछ बात भी हो जाए कि संगीन मामला है, गंभीर मामला है, ये सिर्फ एक ज्ञापन की खानापूर्ति नहीं है, क्योंकि रोज़ देते हैं लोग ज्ञापन और वो ज्ञापन डस्टबिन में चले जाते हैं, उसके ऊपर कोई आने जाने नहीं होती। मगर डीसी को मिल के बता भी दिया जाए। तो वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बोले भाई 20-30 लोगों को तो मैं अंदर लेके जा नहीं सकता, आप में से कोई भी 5 आ जाओ, मैं ये ज्ञापन आपका डीसी को दिलवा भी दूंगा और बात भी करवा दूंगा। अंदर जाने के बाद आप थे ही वहाँ पे, तो उन्होंने कहा हाँ कि आधा घंटा लगेगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाओ। तो सोचने पर मजबूर हो गए कि बाहर जो साथी खड़े हैं वो क्या सोचेंगे और कितने दिन तक भाई हमें बाहर खड़ा करके डीसी साहब को चाय पिला के। एक तो उसी चीज़ का हो जाता है ना कि भाई हम 20 लोग थे, यहाँ तक तो साथ ले आए, यहाँ से ये 5 चौधरी बन के चले गए, हम भी तो भाई वो सारे एक से होते हैं, जो भी आवाज़ उठाए कार्यकर्ता सारे बराबर होते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद वो पीए बोले कि 1 घंटा भी लग सकता है, मीटिंग चली हुई है। तब मैंने कहा था कि भाई चाहे कोई भी अधिकारी हो, हम उनके नौकर नहीं हैं कि यहाँ बैठे रहेंगे, ये अधिकारी हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। अब आम लोग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ से तो गेट के ऊपर आप बुला लाए, या तो खुद ही ले लेते आप और इनको ला के दे देते। जब ये गेट के ऊपर आश्वासन दे के लाए हो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर साहब कि चलो डीसी को दिला देता हूँ और डीसी से बात भी करवा देता हूँ, और यहाँ आने के बाद आप बोल देते हो 1 घंटा 1.5 घंटा वेटिंग रूम में बैठे रहो, वेट करो, तब वो थोड़ी सी देखो, अब कोई नाजायज़ बात तो नाजायज़ ही है ना, चाहे वो डीसी की क्यों ना हो, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लोक सेवक है हमारे। तो अब FIR पे आधी अधूरी FIR क्यों? क्योंकि अधूरी FIR इस लिहाज से है कि जो वैसे 3 नहीं, आप जो बता रहे हो कि 3 लोगों के नाम है, इसमें नाम है विनोद गोयल,
जो व्यापारी हैं सखी एक विकास है, ये दिल्ली की फर्म के ओनर हैं जी। नितेश अग्रवाल बैंक मैनेजर है जी। जो उस टाइम का था, और अन्य नगर परिषद के कर्मचारी। अब मैं अन्य बात हूँ, हाँ। क्योंकि सुशील जी आना चाहिए। हाँ। अब ये अन्य ये ऐसे तो नहीं रहेगा कि अन्य सेटिंग बाज रहेंगे या किस प्रकार से सेटिंग करेंगे भाई, अन्य का कोई नाम तो होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, जो ये अन्य लिख दिए। हाँ बताए थोड़ा इसका। अब अन्य का मतलब तो ये है कि नगर परिषद के तो ये हमने ले लिए जी। नगर परिषद का चेयरमैन पे कर दिया FIR, सेक्रेटरी पे कर दी, और उसके अलावा अन्य कर्मचारी जो भी आएंगे। अब इसमें तो सिर्फ अन्य है और कोई है ही नहीं, अन्य नगर परिषद कर्मचारी। इससे ऊपर वाले सारे नगर परिषद के नहीं है। ये व्यापारी है नितेश अग्रवाल एक्सिस बैंक के, तो नगर परिषद के तो कोई है ही नहीं इसके बीच में। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे ना यहाँ पे पहले कुछ और थे, अच्छा, और बाद में ये उनको उड़ाया गया यहाँ से, अच्छा, और अन्य छोड़ दिए। नहीं वो तो कॉलम की बात नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसमें नगर परिषद के चेयरमैन और सेक्रेटरी जिनके साइन होने होते हैं वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं इस मामले के हिसाब से। लेकिन वो तो अगर एक मिनट के लिए वो तो पल्ला डाल सुना अपना। अगर नहीं है ना तो वो जब जांच चलती उसमें से निकल जाते। आप पहले ही उनको सेफ रख के चलोगे। मेरी एक पुलिस के अधिकारी से बात हुई कि जैसे जैसे अगर कोई इसमें नाम आया तो वो नाम ऐड हो जाएंगे। मैंने कहा कि आप इसमें सबको लेके चलो ना पहले, अगर कोई बेकसूर इसमें आया तो वो अपना नाम निकलवा लेगा इसमें से, आधार पर सबको ले चले। आप उसे बाहर छोड़ के आप उसे FIR से अलग रख के एक मौका दे रहे हो। तो अब देखो मैं आपको क्लियरली बताऊं, अब आप फिर ये कहोगे कि मैं तो हर किसी पे ये मतलब अविश्वास करता हूं और सारे सिस्टम को यूँ मानता हूं कि सभी बिक जाते हैं। अब वो जांच अधिकारी के सामने उन्होंने क्या कहा कि मेरे साइन नहीं है चेक के ऊपर, मिलवा लो चाहे। सेक्रेटरी ने भी यही कहा कि ये साइन मेरे नहीं है, मिलवा लो चाहे। कहाँ मिलवाएंगे? अब बैंक वाले ने तो मिलाए या जो भी करा है, अब वो जाएंगे वो होने के लिए सिविल रिपोर्ट के लिए लेबोरेटरी में मधुबन जाएंगे या जहाँ भेजेंगे, वहाँ भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। अब वहाँ से क्या रिपोर्ट बनो? कुछ लोगों को तो हुआ ही होगा ना कि इस तरीके से करो, वहाँ मैनेज कर लेना। तो अब मैनेज करने का अगर मौका दे रहे हो तो ये तो गलत बात है। लाओ मेरे सामने रखिए, ज़्यादा बड़बोलापन नहीं बोलता हूँ, मैं बता दूंगा ये साइन असली हैं कि नकली हैं। कोई बता देगा, पुलिस क्या कोई भी सक्षम अधिकारी ये देख के बता देगा ये साइन नकली हैं, ये साइन असली हैं। असली साइन और नकली साइन में मैच करना कोई बड़ी सी बात नहीं होती है, लेकिन आप मौका दे रहे हो उनको। सुशील जी, क्या पुलिस भी इस मामले में क्वेश्चन मार्क पे है? नहीं, पुलिस क्वेश्चन मार्क पे नहीं है। अगर पुलिस क्वेश्चन मार्क पे होती तो मुझे नहीं लगता कि ये FIR दर्ज हो जाती, चाहे मेरे जैसे 20 आदमी वहाँ पे रोज़ भूख हड़ताल बैठे रहते। अच्छा। कल मैं मिला था SP साहब से जी। मुझे जो उनकी इंटेंशन लगी वो ये लगी कि मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य वाला ये तब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। अच्छा। मैं तो इसलिए मिला था कि हम लोगों ने 24 घंटे का आपको टाइम दिया था, और आज शाम को वो पूरा होने के बाद हम कल से यहाँ पे पक्का धरना लगाएंगे। तो क्या आप SP साहब आज वो कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे? ये 2:30-3 बजे के आसपास की बात है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि शाम तक इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तब तक ये FIR लॉन्च हुई है शाम को 5:15 बजे, और तब ये देखें। उसके बाद भी मैंने मतलब मीडिया में भी कहा था, वही इंटेंशन यही है कि उम्मीद है कि पुलिस इसमें उनको करेगी। ये हो सकता है कि भाई बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, तो दबाव भी दे सकते हैं, प्रलोभन भी दे सकते हैं, और इनके जो संरक्षण करने वाले हैं वो भी आ सकते हैं। फिर 4 राज्य जीतने का भाजपा का फायदा क्या? नहीं, वो 4 राज्य तो 4 राज्य जीत के करना भी क्या है? जब ये काम होने हैं जब ये काम होने हैं तो 4 राज्य जीत के हासिल भी क्या कर लिया? देखिए, जब किसी भी पार्टी में अगर ऐसे लोग हो जाएं, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अपने परिवार की ऑर्गेनाइजेशन, अधिकारी नाम भी तो है, वही तो बता रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर जब अधिकारी हों या वो हों, उनको बचाने वाले तो पॉलिटिशियन ही हैं, अधिकारियों को संरक्षण देने वाले तो पॉलिटिशियन हैं, और वो सत्ताधारी के हों या विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के लोग भी खूब साथ दे रहे हैं इनका,
सारा सिस्टम एक हो रखा है अब। अच्छा। हाँ जी, एक विपक्ष भी साथ में आ गया। वहाँ पे एक डब्बे में आप वो बाठे डाल के गुड़ गुड़ नु हला दो ना, वो सारे फिर मेरा कौन पता कौन सा के बोल रहा है, कौन पक्ष है कौन विपक्ष है। वहाँ वो हमाम है जिसमें सारे नंगे नाते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो वहाँ पे पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं है, सत्ता बेसत्ता का कोई सवाल नहीं है। वहाँ पे मलाई खाने वाले और बिना मलाई खाने वाले बस दो ही वो हैं। बिना मलाई खाने वाले तो वहाँ पे कोई है ही नहीं, लगभग सारे मलाई खाने वाले ही हैं। और इसलिए जो अधिकारियों को भी संरक्षण इसीलिए मिला, और ऐसे लोगों के हौसले भी तभी बढ़े। तो जो आप चुनाव की इसकी बात कर रहे हो, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था। अगर अच्छे लोग हैं, मान लो यहाँ पे अच्छे काम हुए होते तो सब श्रेय लेने के लिए आ जाते। इंदौर एक शहर है अपने देश में, इंदौर का नगर निगम ने इतने अच्छे काम कर रखे हैं कि पिछले 4-5 साल से स्वच्छता के मामले में 1 नंबर पे आता है। हम भी कई बार कहते हैं कि काश हमारे शहर को इंदौर जैसा बना दें हम। तो वो इंदौर में भी तो चुने हुए नुमाइंदे ही हैं, अधिकारी ही हैं, जिनकी वजह से पूरे देश में इंदौर 1 नंबर पे आता है 5 साल से लगातार। इंदौर का नाम है, सारे शहर इंदौर से कंपटीशन करते हैं कि हम भी वैसा बने। दूसरे चंडीगढ़ का लगा लीजिए, और कोई भी नगर निगम जो अच्छा काम करते हैं, तो वहाँ जो भी जिस भी दल की या जिस भी पार्टी के पार्षद होंगे या जो भी अधिकारी होंगे, उनके तगमेल मिलते हैं, उनको बधाइयाँ मिलती हैं, और आम लोगों की भी वो मिलती है, सहानुभूति मिलती है। यहाँ पे इन लोगों की वजह से अब नुकसान तो मिलेगा ही। जिस भी पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं उनकी वजह से यहाँ उनकी लायबिलिटी बनेंगे ये, और इनको निकालेंगे। जैसे ही FIR दर्ज होगी इनको पार्टी से भी निकालेंगे, ये दिखाएंगे तो हमारी पार्टी में थे ही नहीं। अच्छा, एक अहम सवाल और, क्योंकि आपका काम तो बड़ा चुनौतीपूर्वक रहा, चाहे ये है चाहे पिछले थे, तो धमकिया का क्या? आपने तो मगरमच्छ का मुंह में तो मांस काट के ले रहे हो, जो मगरमच्छ बन का काम है नगर परिषद हो, और आप उसका मांस काट के मुंह में तो बाहर काट के ओपन करो हो, तो फिर जीना को नहीं है, जी भर गया। नहीं, मेरे एक फ़ायदा है इसका। दरअसल बाकी सब बताते हैं, अब 5-6 दिन से पता चला है मुझे। तो सच्ची बात तो ये है कि इंडिविजुअली मैं तो किसी को जानता ही नहीं, और ये सबसे अच्छी फ़ायदे की बात है। अच्छा, मैं चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, कभी उस दफ्तर में जाने का मेरा तो पहली बार ज़िंदगी में मौका पड़ा, जिस दिन मैं उस दिन नारे लगाने पहुंचा था। जब आपको किसी के बारे में नहीं पता होता तो ये भी नहीं पता होता ये अच्छा है, ताकतवर है, बुरा है, क्या है। हाँ, काम देख के, उनके कर्मकांड देख के पता चलता है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, करप्ट लोग हैं। अब अगर मुझे इनकी खूब जानकारी होती, मैं भी उनके अंदर ही बैठता, तो मुझे उनकी इस बेतहाशा दौलत का भी पता होता, ताकत का भी पता होता, फिर शायद कहीं ना कहीं डर भी लगता। अब जब पता नहीं है कौन क्या है तो क्या डरना। और रही बात फिर जीने मरने की, तो देखो एक ना एक दिन सबको मरना है। अगर इस डर से कोई आवाज़ उठाना छोड़ देगा कि कोई मेरा नुकसान कर देगा, कोई मुझे धमकी देगा, तो मैं डर जाऊंगा। मैं ये इन चीज़ों से तो बाहर हो लिया, 20-22 साल हो लिए। अब इन बातों के तो कोई मीनिंग ही नहीं लगता। कोई मारे तो मारे और कोई छोड़े तो छोड़े, ना कोई दबाव ना कोई धमकी, इस बातों का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब ये दिमाग से खौफ निकल जाता है ना, क्या तो आते हो जिस बार के आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो एक बड़े लेवल का एचडीएम लेवल तक के अधिकारी का सीधी तो नहीं बता रहे, सीधी तो नहीं, लेकिन दाएं बाएं से कोई किसी को इस तरह की बातें सुनने को जरूर मिल जाती है कि वो नूं का था, वो नूं का था। सीधा आज तक कोई किसी ने ये नहीं। हाँ, आप जैसे को, जैसे आपको बोल दिया, आपके सामने बात करते हुए किसी ने बोल दिया कि भाई कुछ भी नेगेटिव बोल दिया होगा, तो बोलते मुझे आज तक सीधा किसी ने बोला। लेकिन अगर वो तो फिर जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, जो तंग थे सिस्टम से, या जिनके खून पसीने की कमाई ऐसे करप्ट लोगों की जेब में गई, उनकी जो दुआ मिलती है ना, उनके जब फ़ोन आते हैं और वो जब आके खुद यूँ कह के जाते हैं कि बस भाई घबराने की ज़रूरत नहीं, हम साथ हैं। चाहे वो बिल्कुल आम आदमी यूँ कहने वाला, चाहे उसके खुद की मुश्किल से गुजारा चलता हो 2 वक्त की रोटियों का, लेकिन वो आदमी जब फ़ोन करके यूँ कहता है तो बड़ा हौसला मिलता है इस बात से। ताकतवर आदमी कोई मुझे ये कहे या ना कहे कि मैं साथ हूँ या साथ नहीं हूँ, मैं पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, मैं भला करूँगा या तेरा बुरा करूँगा, लेकिन जब बिल्कुल आखिरी कोने में बैठा व्यक्ति, जिसकी कोई कहीं सिस्टम में गुंजाइश तक भी नहीं है, कहीं किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है, वो जब ये कहता है कि भाई अच्छा लगा। जो आज आपके साथी बनना चाहते हैं और जो फ़ोन आप धमकी देना चाहते हैं, तो फ़ोन आपका एक फ़ोन नंबर भी ऐसा होगा कि मेरे पास लोगों को फ़ोन आते हैं कि आपका मुझे नंबर दिया जाए, तो आप अपना नंबर वायरल करते प्लीज़। मेरा नंबर तो सारी दुनिया में, मतलब यूँ सबको मैं फेसबुक पे लिख के बताता हूँ। कोई किसी तरह काम हो, चाहे वो कोरोना के पीरियड में, विवाहने में, कोई भी कैसा काम हो, ये नंबर हो।
और गर्व से कहता हूँ कि 20 साल से एक ही नंबर है, 9416212101, 94 162 12 101। कभी भी किसी भी टाइम, और कोशिश करता हूँ कि ना कभी बंद हो, ना कभी ऐसा हो कि मैं उठा ना पाऊँ, ये भी कोशिश करता हूँ। और धमकी देने वालों का भी स्वागत और साथ देने वालों का भी स्वागत। तो लास्ट सवाल और लास्ट बात, लगता मन में विश्वास है कि इस मामले की तफ्तीश कार्रवाई बिल्कुल सही होगी, बिना किसी भेदभाव के होगी, चाहे दोषी कोई हो, अधिकारी हो, नेता हो, सबकी जांच के दायरे में लिया जाएगा, अन्य का नाम अन्य पर नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, जब पुलिस के अधिकारियों से बात होती है तो ये लगता है कि हाँ जांच होएगी, और जितने भी ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये सारे के सारे उस बड़े घर में जाएंगे दाल रोटी खाने। लेकिन जब दूसरे जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं या जो ठाडे लोग हैं शहर के, जब उनसे बातचीत होती है तो ये आता है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं खुद कई बार असमंजस में पड़ जाता हूँ। फिर मेरा जब आता है खुद के ऊपर भरोसा कि मेरे अंदर जब तक जान है और जब तक मेरे साथ, बिल्कुल बता रहा हूँ ना कि जो आखिरी कोने में बैठे हैं उन लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे साथ उनका साथ है, तब तक ठान मैंने भी रखी है कि निचला मैं भी नहीं बैठूं, तो अंजाम तक पहुंचा के छोड़ूंगा इस बात को। और एक अच्छी बात हुई है, बहुत लोग अब मेरे पास कागज़ों के सबूतों के इतने ढेर लग गए कि इसमें नहीं तो किसी और में, किसी और में नहीं तो किसी और में 8 ऐसे संगीन मामले हैं। मैं भी थोड़ा सा, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे एक चीज़ कोशिश करता हूं कि ये नहीं कि किसी ने भी कुछ भी दिया और मैंने उठा के उतावलेपन में उसके ऊपर दिया। जब तक मैं खुद अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेता मेरे अपने सोर्सेज से, तब तक मैं किसी भी चीज़ को बोलना उचित नहीं समझता। कल को कोई चीज़ मैं किसी की, देखो बिना वजह किसी की इज्जत उछालना भी गलत बात है, बिना सबूत किसी के ऊपर आरोप लगाना भी गलत बात है। जो भी मैंने बात उस दिन बोल लिया, अब बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ जिसका मैं खुद, जब मुझे तसल्ली हो गई, और ये आखिर में पुलिस ने ही मान लिया। बेशक उन्हें 2 करोड़ का ही माना, हालांकि ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, लेकिन मानना तो सही कि हाँ गबन हुआ है, बिना काम किसी भी फर्जी फर्मों के ज़रिए चेक कटे हैं। मैंने उस दिन बैनर लेके यही बात डिमांड करी थी कि ये कौन है उन कंपनियों के मालिक, पुलिस ने बता दिया ये हैं। मेरे से आप भी पूछ रहे थे कि एक्सिस बैंक मुर्दाबाद क्यों, एक्सिस बैंक के मैनेजर के खिलाफ FIR में नाम आया है। तो जो मेरे पास कागज़ आए थे, जब मुझे तसल्ली हो गई थी तब जाके मैंने वो आवाज़ उठाई थी। अब मेरे पास आए हैं तो 8 नए मामले क्या है? 14-15 सार्वजनिक शौचालय हुआ करते भिवानी में। 14-15? अच्छा जी, हो सकता और भी ज़्यादा हूँ। उनके मेरे पास एक की डिटेल है कि अब वो सार्वजनिक शौचालय की जगह क्या बन गया। फिर आसूँगा, मैंने आज बहुत भयंकर तरकत उठाई थी। जैसे आज आप लग रहे हो, वैसे ही आज से 2 साल पहले मैं लग गया था नू अंधा बावड़ा हो गए, यानी मैं नू को होश कौन था, दिन में है रात में करूँ, मैं बहना की चीज़ कौन थी। लेकिन जब समय का चक्कर चला, समय का पहिया चला, वहाँ पे पता नहीं के बन गया है, मैं भी उड़े हूँ, सब काम वहीं का वही है, लेकिन सिस्टम बदल चुका, यानी वो किसी न किसी की भेंट चढ़ चुका मामला। ये रियलिटी माना, मैं एकला था, एकला रह गया था। लेकिन आज विश्वास है कि सुशील वर्मा जैसे लोग, वो लोग हैं तो आ रहे तो काम होगा ही जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो सार्वजनिक शौचालय को नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दूसरे पार्षदों, अधिकारियों ने उनको कमर्शियल लैंड दिखा के, उनको दुकान बना के, या तो अपने मौसी के छोरे का नाम कर दी या किसी को बेच दी 20-30 लाख में, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होएगी। ठीक है। नकली रसीद जो वो उस दिन थी मामला था, मैंने दिखाया था, उस मामले में भी FIR दर्ज होएगी। एक पार्षद हैं, नाम ले सकता हूँ? ले, मुझे कोई यात्रा नहीं, जब आपको पुख्ता सबूत हो। नरेंद्र सर्राफ, अच्छा, उनका भतीजा है रजनीश सर्राफ, आलू मोहल्ला में। वहाँ पे वो नगर परिषद के कार्यालय में बैठता था, और नगर परिषद के कार्यालय में बैठ के लोग समझते थे, जो आम आदमी मेरे जैसे जाते थे, कि ये तो सरकारी कर्मचारी है, नगर परिषद का कर्मचारी है। नक्शा पास करवाना,
पीआईडी बनवाना, वो वहाँ पे जो भी तिकड़मबाजियों वाले काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बाद में काटूंगा बात। भाई नरेंद्र सराफ का नाम आ रहा तो वो एक रसूखदार इंसान है और वास्तव में समाज सेवी को बहुत अच्छे से काम करने लग रहे हैं आप। ये सुशील जी एक अहम बात है, आपने ये इसके ऊपर भी देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 मिनट पहले कहा हम किसी पे ऐसे लालचन नहीं लगा सकते। जो जिसको मैं जानता हूँ नरेंद्र सराफ को, वो तो एक हाँ होंगे, मैंने उनके भतीजे की बात कही है जी। वहाँ पे अगर ये बात गलत निकले जी कि वहाँ वो कर्मचारी के तौर पर रसीदें नहीं काटता था जी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मुकदमा करें, मुझे जेल भेजे, मैं वो अगर मैं गलत साबित हूँ तो भुगतने को तैयार हूँ। मैं आपको वीडियो दूंगा, मैं आपको सबूत दूंगा कि वो वहाँ नगर परिषद की यूज़र आईडी पासवर्ड लेके बैठते थे, जो लोगों से कैश लेके रसीद काट के देते थे, उनके काम करवाते थे। मैं जो भी मेरे पास उपलब्ध चीज़ें हैं, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी तो मैं वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाऊंगा। तो जितनी थी उतनी मैंने पुलिस को दे दी हैं। तो क्या मान सकते हैं इसके अंदर भतीजे के ऊपर नरेंद्र सराफ का नाम लेना बहुत जरूरी रहेगा एफआईआर में, या किसी और प्रकार की? कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो किसी की वजह से तो वहाँ बैठता ही था, कोई तो उसका एक वो था ही लाइजनिंग का, या उनको अनुमान था, या उनको पता था कि मेरा भतीजा इस तरह काम कर रहा है, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बात छोटी सी बताइए, क्या ये संभव है कि कोई इंसान वहाँ पे बाहर का प्राइवेट आदमी, हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, आम लोगों की तो वहाँ पे यूं भी नहीं कि भाई कुछ अपने आप को वहाँ कुछ दिखा दें, लाइनों में लग के अपने काम करवा लें, यही बहुत बड़ी बात होती थी जी। वहाँ काम करने की हैसियत में अगर कोई बैठा है और जो वहाँ ना तो वो पार्षद है निर्वाचित, ना वो अधिकारी है, ना वो कर्मचारी है, तो फिर तो किसी ना किसी का तो उसके ऊपर संरक्षण था ही ना, किसी ना किसी तो उसको दे ही रखा था ना बैठा के कि लो ये करो तुम। यूजर आईडी पासवर्ड अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, जो डायरेक्टरेट से मिलते हैं, जिनकी वजह से वो साइट खुलती है, पोर्टल खुलता है, और वो काम कर रहा है, तो कोई तो था ही ना। यूँ तो अचानक जाके आपके या मेरे पास नहीं थे वो अधिकार, उनका लैपटॉप और उनका प्रिंटर मेरे पास नहीं था, तो रसूखदार हों, समाज में अच्छा काम करने वाले हों, वो अलग बात है। लेकिन अगर उनके नाम से, उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति, उनको नाम खराब, तो उनको पहले एक्शन लेना चाहिए था कि भाई हमारा नाम खराब होता है इस बात से। तो चलो सर, आपके इस हौसले लिए आपको सल्यूट, क्योंकि सख्त जरूरत थी इसमें, चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, चाहे कोई भी रसूखदार व्यक्ति हो। अगर इस तरह के काम हुए थे आपके शहर के अंदर तो ये लाभदायक नहीं थे संविधान के लिए, उन आम नागरिकों के लिए, क्योंकि आम नागरिकों की वजह से तो आप लोग वहाँ थे और उनके काम के लिए तो आप वहाँ पे चुन के गए हुए थे। लेकिन ये है कि बस था तो था जी। रजिस्ट्रियाँ तक हैं, मतलब इसको आप ये देख लीजिए कि रजिस्ट्रियाँ तक भी हैं, जो कमेटी की, नगर परिषद की प्रॉपर्टी हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत टेक्निकली चेंज करके प्राइवेट लोगों के नाम रजिस्ट्री करवा दी, पीआईडी बनवा दी, सारी चीज़ें हैं जी। अच्छा, अब पुलिस ईमानदारी से चाहिए ना, वो तो आपके पास है या और भी कहीं लोग रखे होंगे, क्योंकि शेफ आप भी नहीं हो, शेफ आपके कागज भी नहीं है। नहीं, मैंने ये सारे पुलिस को दे दिए। अच्छा, पुलिस के पास ये मैंने दे दिए हैं। अच्छा। अब मेरे को कुछ भी हो जाए, इस फ़ोन को कुछ भी हो जाए, तो पुलिस को मैं ये सब चीज़ें दे चुका हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास हैं, शहर में कई लोगों के पास हैं ये। अच्छा, ये घूम रही हैं चीज़ें। लेकिन बात वही है कि अब दबाव में आके इनको किनारे कर देना या जान जोखिम में डाल के सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करवाना। मुझे तो पता है कि मैं, आपने कहा ना कि मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल दिया, मैं ये करके अपनी जान जोखिम में डाल चुका हूँ। ताकतवर लोग हैं और ताकतवर लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे कि उनकी चीज़ें ऐसे सामने आए, लेकिन वो मुझे परवाह नहीं है। जान का खतरा तो बिल्कुल भी नहीं है जी। वो एक, देखो मरना सबको एक ना एक दिन, कोई मायने नहीं रखता आप कैसे मरे, मायने ये रखता है कि आप जिए कैसे, क्या करके मरे। वही बात है, जिए कैसे तो अपने आप ही हो जाएगा कि क्या करके मरे। चलो सर, ये सुशील वर्मा जी सोशल एक्टिविस्ट कहें या प्रमुख समाजसेवी कहें, लेकिन जब भी आए हैं बड़ा बम फोड़ रहे हैं शहर के लिए, प्रदेश के लिए। ये इनकी बातें थी और ये इनकी बातें साफ साफ थी। जो दोषी हो उनको सज़ा मिले, सज़ा मिले, सज़ा मिले, ये इनके आरोप और ये इनके विचार थे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।